तो आज का जो हमारा समायोजन है, पहला समायोजन है घिसाई। तो सबसे पहले समझते हैं कि घिसाई की होता क्या है। देखो, अगर याद होगा तो मैंने बताया था तुम लोगों को, बेसिकली हम जानते भी हैं कि घिसाई का मतलब ये होता है किसी भी वजह से, ठीक है, या समय की वजह से, या हमने उपयोग किया हो, या कुछ खराबी आ गई हो, तो ऐसी किसी भी वजह से अगर संपत्ति की कीमत में कमी होती है, ठीक है, क्या मैंने कहा, संपत्ति की कीमत में कमी होती है। शब्द पे थोड़ा ध्यान देना, मैंने कहा कि संपत्ति की कीमत में कमी होती है तो उसे घिसाई कहते हैं। अब जब मैं कह रहा हूं कि संपत्ति की कीमत में कमी होती है तो उसे घिसाई कहते हैं, तो अब यहाँ पे तुम फोकस क्या करोगे कि संपत्ति की कीमत में कमी हो रही है। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो। जो संपत्ति होता, अब देखो इसकी एंट्री कैसे करोगे, अब ध्यान से समझना। जो संपत्ति होता है उसका शेष हमेशा क्या होता है, उसका शेष हमेशा क्या होता है, उधार। याद होगा जो आर्थिक चिट्ठा हम लोगों ने बनाया, आर्थिक चिट्ठा मैंने बताया ना, इधर होता है पूंजी और इधर होता है संपत्ति, ठीक है, मैंने क्या बताया, एक साइड होता है पूंजी दायित्व और एक साइड होता है संपत्ति, और इसमें ये जो होता है ये उधार वाला साइड होता है और ये जो होता है ये जमा साइड वाला होता है। मतलब ये हुआ कि जो संपत्ति का शेष होता है हमेशा क्या होता है, उधार होता है। अब जब संपत्ति का शेष हमेशा उधार होता है, अब इस पे तुम्हें घिसाई की गणना करनी है। क्या करनी है, घिसाई की गणना करनी है। तब इसकी एंट्री कैसे करोगे, अब वही तुम्हें समझना है। अब एक चीज मैंने बताया था कि जितने भी समायोजन होते हैं उनकी दो असर होती है। एक होता है तुम्हारा उधार साइड, मतलब एक असर होगा तो उधार का होगा और एक असर होगा जमा का। अब इसमें तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सी एंट्री कहां जाएगी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इधर का समझाता हूं, जमा साइड वाला। देखो, संपत्ति का शेष जो है वो हमेशा क्या होता है, उधार होता है, ठीक है, संपत्ति का शेष हमेशा क्या होता है, उधार होता है। लेकिन जो घिसाई तुम निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, जो तुम घिसाई निकाल रहे हो, इसमें तुम घिसाई को क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। ध्यान से समझना, घिसाई क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। और याद होगा मैंने कहा था, अगर कोई तुम चीज जोड़ते हो मतलब तुम जो है वही कर रहे हो, यानी तुम सीधा काम कर रहे हो। और अगर कोई चीज तुम घटाते हो, घटा रहे हो, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये, हाँ, अगर ये तो फिर से खराब हो गया। देखो, चलो जैसा बनेगा मैं वैसे लिख देता हूँ। हाँ, अगर कोई चीज तुम घटा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम उल्टा काम कर रहे हो। अब उल्टा काम करने का मतलब क्या है कि संपत्ति का शेष हमेशा अगर उधार होता है और तुम घटा रहे हो तो मतलब उल्टा करोगे, मतलब वो जमा हो जाएगा। कैसे जमा होगा वो समझो। तो तुम्हारा जो संपत्ति का पक्ष होता है, ठीक है, कौन सा पक्ष होता है, संपत्ति का पक्ष होता है आर्थिक चिट्ठी में। वहां पर जाओगे, वहां पे लिखोगे संपत्ति, और उस संपत्ति में से क्या करोगे, घिसाई को घटा दोगे। क्या करोगे, घिसाई को घटा दोगे। जैसे कि मान लो संपत्ति लिखा हुआ है 50,000 और घिसाई है तुम्हारी 5,000, तो तुम क्या करोगे, उस 50,000 में से 5,000 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 45,000 रुपए। अब थोड़ा बात को ध्यान से समझना। अब यहाँ पे हमने संपत्ति को क्या किया है, घटाया है। तो घटाया का मतलब एक साइड का हमने क्या कर दिया, उसको एक तरह से जमा कर दिया और एक एंट्री हमारी हो गई। ये पहली एंट्री हो गई। अब बात करते हैं दूसरी एंट्री की। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, अगर यहाँ उधार जमा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, उधार होगा। अब सवाल ये है कि उधार कहाँ करोगे, तो उधार करने के लिए हमारे पास दो खाते हैं, एक तो है व्यापार और एक तो है लाभ हानि। तो मेरा सवाल ये है कि जो घिसाई है वो कहाँ जाएगा, व्यापार में जाएगा या लाभ हानि में जाएगा, बताओ जल्दी, ध्यान से समझना। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा घिसाई है वो कहाँ जाएगा, लाभ हानि खाते में। सही जवाब तुम्हें मिलते हैं एक चॉकलेट, ठीक है, भेज दिया जाएगा तुम्हारे घर पे ऑनलाइन। तो तुम्हें इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि तुम्हें लाभ हानि में लिखना है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कोई संपत्ति है और लिखा है फैक्ट्री की संपत्ति है, ठीक है, फैक्ट्री लिखा है या कारखाना लिखा है, ठीक है, फैक्ट्री या कारखाना वर्ड लिखा है, तो जो इनकी घिसाई होती है, फैक्ट्री और कारखाना की घिसाई जो होती है वो जाती है हमारे व्यापार खाते में। बस यही छोटा सा चीज है जो तुम्हें याद रखना है। नॉर्मल संपत्ति है तो उसकी घिसाई जाएगी लाभ हानि में, लेकिन अगर फैक्ट्री है या कारखाना है तो उसकी घिसाई जाएगी व्यापार खाते में। यानी कि जो दो एंट्री होगी वो दो एंट्री कहाँ होगी, एक होगी संपत्ति में से माइनस करोगे और एक हो जाएगा लाभ हानि या व्यापार के उधार में। तो बताओ, क्लियर हुआ सभी को। देखो, इस पॉइंट को मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने ये उधार जमा क्यों लिखा है, पहले उसका कंसेप्ट समझो। मैंने उधार जमा इसलिए लिखा है कि जो भी हमारी एंट्री होती है उसकी हमेशा दो असर होती है, एक उधार होती है और एक जमा होती है। अब मेरा उधार और जमा का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जमा तरफ और उधार तरफ करना है। मेरा जमा और उधार का मतलब ये है कि तुम्हें उधार और जमा जैसा एंट्री करना है। तो
अब जैसा एंट्री करना है तो उसमें हो सकता है एक एंट्री तुम्हारी उधार में जाए और दूसरी ही एंट्री उधार में जाए, लेकिन उल्टा लिखो, मतलब प्लस के बदले में माइनस करो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे ये वाले पक्ष में हुआ है, मतलब ये वाले पॉइंट में हुआ है। जो हमारा देखो संपत्ति था वो हम कहाँ लिखते हैं, संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। जो हमारा आर्थिक चिट्ठा होता है, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। अब जब आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में हमने लिखा संपत्ति 50,000 रुपए, उसमें से हमने क्या किया, देखो घिसाई घटाया है। घटाया का मतलब हमने क्या किया है, उल्टा किया। और मैंने कहा उल्टा करने का मतलब क्या है, हम उसको घटाते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई चीज उधार है तो हम उसको एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, हम उसको एक्चुअली में जमा ही तो कर रहे हैं। यानी मेरा ये वाला बात तो साबित हो गया। अब बात करते हैं दूसरा एंट्री का, यानी उधार का। अब उधार का मैंने बताया कि जो दूसरी एंट्री है वो हमारी जाएगी या तो व्यापार में या तो लाभ हानि में। अब व्यापार और लाभ हानि के तो हमें पता है कि जो हमारा घिसाई वो हमारा क्या है, खर्च है। तो खर्च है तो हमारा सीधी सी बात है, हमारा कहाँ जाएगा, या तो व्यापार के उधार में जाएगा या तो लाभ हानि के। और अगर फैक्ट्री लिखा है तो तुम्हारा व्यापार होगा, और अगर नॉर्मल संपत्ति जैसे जमीन, मकान, फर्नीचर, ऐसे यंत्र, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो समझ जाना कि तुम्हारा लाभ हानि में जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला कंसेप्ट घिसाई का। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया है, जो हालांकि मैंने तुम्हें समझा दिया। जैसे मैंने 50 लिखा था और 5 लिखा था, यहाँ पे 3,30,000 लिखा है। और देखो दूसरी एंट्री लाभानी के, इसने उधार में लिखा हुआ 30,000 रुपए। तो जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वही चीजें इसमें भी लिखी है, मैं एग्जाम्पल अपने मन से दे रहा हूँ, बस इतना ही अंतर है। अब उसके बाद अगला है डूबत ऋण, या डूबत ऋण हुआ लेना या अपलिखित लेना। अब इसको समझते हैं, ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है। याद होगा जब मैंने आर्थिक चिट्ठा वाला बताया था तो ये वाली चीज को मैंने एक्सप्लेन भी किया था, और वो वाली क्लास भी अगर तुमने देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे भी तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसको कैसे समझोगे, देखो इसको भी समझने का जो तरीका है वो यही समझो कि सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले ये समझोगे कि डूबत ऋण होता क्या है और डूबत ऋण हम घटाते कहां से हैं, इसकी एंट्री किसमें से करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे साइड में चलता हूं। जब भी हम बात करते हैं डूबत ऋण की, डूबत ऋण का मतलब होता है पैसे का डूब जाना। ठीक है, डूबत ऋण का मतलब क्या होता है, पैसे का डूब जाना। ध्यान से समझना, इसका मतलब होता है पैसे का डूब जाना। अब सवाल ये है कि हमारा पैसा डूबता कब है। हमारा पैसा डूबता तब है जब हमें किसी से लेना होता है, तब हमें जब किसी से पैसा लेना होता है तभी डूबेगा। और जब लेना ही नहीं है तो डूबेगा कहां से। और हम पैसा लेते किससे हैं, हमें पैसा लेना होता है हमारे देनदार से, जिसका दूसरा नाम है ग्राहक। ठीक है, हम जिस ग्राहक को हमारा माल बेचते हैं उससे हमें पैसा लेना होता है, और उसी को दूसरी भाषा में देनदार भी कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जो हमारे पैसे डूबेंगे वो इन्हीं के जेब से जाएंगे, मतलब इन्हीं के पास से डूबेंगे। ठीक है, इनसे ही लेना होगा तभी हमारा पैसा डूबने के चांसेस है, अदरवाइज कहाँ डूबेगा। अब ध्यान से समझो कि जो हमारा देनदार है, मैंने कहा कि देनदार से हमको पैसा लेना होता है। क्या करना होता है, पैसा लेना होता है। या ऐसे कहूं कि लेना होते के बदले ऐसा बोलूं कि ये लेनदार क्या है, हमारा है। याद होगा मैंने कहा था आर्थिक चिट्ठा समझाते समय कि जो चीज लेना होता है या हमारा होता है उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं, संपत्ति पक्ष में करते हैं। और आर्थिक चिट्ठे की फॉर्मेट भी मैंने समझाया था कि उसकी एंट्री कहाँ होती है, संपत्ति पक्ष में होती है। अगर तुम लोगों ने देखो आर्थिक चिट्ठे वाला व्यापार का लाभ हानि का फॉर्मेट ना देखा हो तो उसका वीडियो मैंने भेज दिया था तुम लोगों को, उसको देख लेना। और अगर देखे हो तो ये सारी चीजें तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएंगी। नहीं आएंगी तो फिर भी मैं अपने हिसाब से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना इन चीजों को। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम कहाँ लिखते हैं, हम लिखते हैं संपत्ति पक्ष में। अभी देखो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लो ये हमने ऐसे आर्थिक चिट्ठा बनाया, ध्यान से समझना, मैं ऐसे ही एक अंदाजा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। जैसे मैंने एक देनदार है हमारा, और ये है हमारा संपत्ति पक्ष, और ये है हमारा पूंजी दायित्व पक्ष, ये हमारा है आर्थिक चिट्ठा। हमारे पास एक देनदार है जो है 1,00,000 रुपए का। ध्यान से समझना, हमारे पास जो देनदार है वो कितने का है, 1,00,000 रुपए का है। अब हमें एक फोन आया, और फोन में उसने ये कहा कि भाई मैं तुम्हारे 10,000 रुपए नहीं दे पाऊंगा, मैं कंगाल हो गया हूं, मैं शहर छोड़ के भाग रहा हूं। ऐसा उसने बोला, मतलब मैं ये समझ लो कि मेरे पैसे क्या गए, डूब गए। मेरे पैसे क्या हो गए, डूब गए। तो इसको हम बोलते हैं डूबत ऋण। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा था कि हमारे जितने भी समायोजन होते हैं उनकी दो असर होती है, एक होती है उधार और एक होती है जमा। इस चीज को दिमाग में जरूर रखना। ठीक है, ओके, ये दिमाग में रखोगे थोड़ा काम आ जाएगा आगे। अब देखो, अब पैसे जब डूब गए तो मेरे पास जो देनदार थे वो थे कितने के, 1,00,000 रुपए के, लेकिन अब तो 10,000 रुपए के क्या हो गए, डूब गए। मतलब ये हुआ कि अब बचे कितने,
सिर्फ 90,000 के लोग बचे। यानी मतलब ये हुआ कि अब मुझे सिर्फ 90,000 रुपए ही मिलने की उम्मीद है। मतलब ये है कि 90,000 के ही देनदार है जिनसे मैं पैसा वसूल पाऊंगा। लेकिन अब सिचुएशन कैसा है, जब एक बार पैसा डूब सकता है या डूबत ऋण हो सकता है, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर बैठा रहेगा कि हो सकता है और भी पैसे कुछ हो जाए। तो उसी के लिए हमने क्या किया, हमने बना दिया डूबत ऋण अनामत। हमने क्या कर दिया है, हमने बना दिया डूबत ऋण अनामत। अब इस बात को ध्यान से समझना, डूबत ऋण अनामत हमेशा डूबत ऋण घटाने के बाद ही होगा। मतलब एक बार जब पैसा डूब गया, फिर जो पैसा सच में बचा उसमें से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं। हम कभी भी डूबे वाले पैसे में से अंदाजा नहीं लगाते। मतलब ये जो 1 लाख रुपए है, इसमें से तो 10 डूब गया है, तो यानी कि 1 लाख असली में नहीं, असली में 90,000 है, तो हम हमेशा 90,000 पे ही डूबत ऋण का अंदाजा लगाएंगे। तो जो ये डूबत ऋण का अंदाजा है, इससे भी हमारा क्या होगा, हमारा जो देनदार है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डूबत ऋण अनामत। ये जो अंदाजा होता है उसको हम नाम क्या लिखते हैं, डूबत ऋण अनामत का नाम लिखते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसको हम क्या नाम लिखते हैं, डूबत ऋण अनामत का नाम। तो अभी मान लो कि ये है हमारा 10,000 रुपए, ये भी है। तो अब हमारे पास बचा कितना, 80,000 रुपए बचा। कितना बचा है, 80,000 रुपए असली में बचा। तो अगर अब 80,000 रुपए असली में बचा, तो इसी के साथ एक और कंसेप्ट में है, वो है तुम्हारा बट्टा अनामत का। तो वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ, पहले यही दो समझते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अब असली में पैसे कितने मिल सकते हैं हम लोगों को, सिर्फ 80,000 रुपए ही मिल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला एंट्री, समायोजन का जो पहला एंट्री था। अब मुझे ये बताओ कि हमने ये उधार वाली एंट्री की है या जमा वाली एंट्री की है, जल्दी बताओ मुझे। शाबाश, वेरी गुड। ये हमने क्या किया, सारी चीजों को हमने घटाया है, और घटाया है, और ये संपत्ति में है। संपत्ति मतलब इसका शेष क्या होता है, उधार होता है। और अगर हमने घटाया है, घटाया का मतलब हमने उल्टा किया, और उल्टा का मतलब ये है कि हमने एक्चुअली में क्या किया है, जमा किया। मतलब ये हुआ हमने एक एंट्री जमा वाली तो कर दी है। मतलब यहाँ पे ये वाली एंट्री फिर हमने यहाँ पे जो जमा किया, जैसे देखो अभी इसने जो डाउट पूछा वो डाउट बहुत सही है कि सर हम घटाने के बदले में अगर ये जमा ही हो रहा है तो हम इसको कहीं पूंजी दायित्व में क्यों नहीं लिख देते। लेकिन ध्यान से समझो, अगर हम पूंजी दायित्व में लिखते हैं तो यहाँ पे कितना दिखेगा, यहाँ पे तो पूरा 1 लाख ही दिखेगा। यहाँ पे देखो छोटा सा लिख देता हूँ, यहाँ पे तो 1 लाख ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे दिखेगा 20,000 रुपए। लेकिन अगर कोई आता है तो उसको क्या लगेगा, अरे बाप रे इसके पास तो 1 लाख के ग्राहक है। मतलब ये है कि इसको कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए मिलने वाला है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है सबको डूबत ऋण का कंसेप्ट पता हो। बात समझ में आया। तो लोग गलत अंदाजा लगाएंगे हमारे बारे में, लोग सोचेंगे कि इसके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन असलियत में हमारे तो पैसे डूब डूब के बचे कितने हैं, सिर्फ 80,000 हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, माइनस करके दिखाते हैं, ताकि हमारे बारे में कोई गलत फहमी ना पाल ले। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला असर, क्लियर है इतना। अब उसके बाद हम दूसरा असर की बात करते हैं। तो ये देखो हमने क्या पढ़ा कि दूसरा असर जो होता है वो होगा या तो व्यापार में या तो होगा लाभ हानि में। तो बहुत ही ध्यान से सोचो और मुझे बताओ कि एंट्री व्यापार में जाएगी या लाभ हानि में जाएगी। जो हमारा दिन ये डूबत ऋण वाला पॉइंट है, इसकी जो असर होती है वो होगी लाभ हानि में, व्यापार में नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लाभ हानि में कहाँ होगा। देखो ये सारा था हमारा जमा वाला, ये मैंने यहाँ पे समझा दिया, जमा वाला कंसेप्ट हो गया। इसका मतलब हमें ये है कि अब हमें एंट्री करना है लाभ हानि के उधार में। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे से लाभ हानि खाता बनाता हूं और एंट्री करते हैं उधार पक्ष में, तो देखो एंट्री कैसे होगा, इसका एक फॉर्मेट होता है। अब फॉर्मेट याद कैसे रखोगे, इसीलिए मैंने देखो डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत मैंने साथ में ही समझा दिया। किताब में अलग अलग दिया था तो अलग अलग भी मैं समझा सकता था, लेकिन साथ में इसलिए बता दिया ताकि तुम्हारे जो पूरा कंसेप्ट है वो एक साथ ही तुम्हें समझ में आ जाए। अब इसको कैसे करोगे, तो इसका करने का जो तरीका है वो ऐसे है कि दो डूबत ऋण, तो इसको मैं थोड़ा और ये लाइन हटा देता हूं ताकि जगह थोड़ी ज्यादा रहे हमारे पास और मैं अच्छे से लिख के दिखा सकूं। ये है हमारा उधार पक्ष और ये है जमा पक्ष। ठीक है, जमा की वैसे हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है सिर्फ उधार की। तो अब इसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो फॉर्मेट है उसमें है दो डूबत ऋण, दो डूबत ऋण और दो अनामत, यानी कि डूबत ऋण अनामत, ऐसे याद रखोगे। दो डूबत ऋण और दो डूबत ऋण अनामत, ये फॉर्मेट याद करने का तरीका है। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें कोई और तरीके से दिमाग में याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि जो पहला 3 है वो पहला 3 क्या करना है, प्लस करना है, यानी 1 2 3 इसका टोटल यहां लिखो, और ये वाला हमें क्या करना है, माइनस करना है।
ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, याद रखना है कि जो पहला है वो पुराना है और आखिरी है वो पुराना है, जो बीच के दो हैं वो दोनों क्या है, नए हैं। इस चीज को याद रखना। तो थोड़ा मैं इसको चेंज कर देता हूं तो तुम्हारे लिए जो दिखाई देगा वो बहुत ही क्लियर दिखाई देगा कि जो पहला है वो पुराना है, आखिरी है वो पुराना है, जो बीच का दोनों है वो बीच के दोनों क्या है, नए हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लो कि पहला और आखिरी पुराना, बीच के दोनों नए। अब ये पुराना और नए का मतलब क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जब भी मैं बोलता हूं पुराना, तो पुराना का मतलब मैं बोल रहा हूं कच्ची तलपट, क्योंकि जो सवाल होगा उसमें हमें कच्ची तलपट दिया होगा और एक दिया होगा हमें समायोजन। ठीक है, जो हमारा कच्ची तलपट है उसका नाम है पुराना और जो समायोजन है उसका नाम है नया। तो अभी ये जो दो रकम मैंने यहाँ पे घटाई है, ये डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत, याद रखना इसको हम हमेशा नया बोलेंगे क्योंकि ये हमें समायोजन में लिखा था, इसीलिए हमने घटाया। तो नया मतलब यहाँ पे डूबत ऋण है तो डूबत ऋण में यहाँ चला जाएगा 10,000 रुपए और यहाँ डूबत ऋण अनामत में चला जाएगा 10,000 रुपए। और जो पुराना दिया होगा उसको लिख लेना, जैसे मान लो चलो मैं 2,000 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे जो टोटल है वो हो जाएगा 22,000 रुपए। और एक अंदाजा मान के मान लेता हूँ कि डूबत ऋण अनामत पुराना जो है वो होगा 12,000। तो इस तरह से तुम्हारा जो बचेगा वो बचेगा 10,000 रुपए बचेगा और इस तरह से तुम्हें एंट्री पूरी करनी होती है। तो मुझे बताइए पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ डूबत ऋण का? ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट है ये पूरा का पूरा पॉइंट था डूबत ऋण का। अब सेम टू सेम जो पॉइंट होता है वो होता है बट्टा अनामत का। मैंने अभी कहा कि एक पॉइंट और आता है बट्टा अनामत का। तो ये सेम टू सेम पॉइंट होता है, लेकिन मैं थोड़ा समझा देता हूं। जैसे ये जो ऊपर रकम हमने लिखा है, ठीक है, ये जो ऊपर हमने लिखा है, चलो मैं इसको थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूं। ये मैं, एक मिनट, इसको नहीं साफ सुथरा करना था, ये इसको करना था। ठीक है, ये जो हमारे पास पैसे बचे हैं वो बचे हैं हमारे पास 80,000 रुपए। लेकिन अगर मान लो हमने किसी को प्रॉमिस किया था, हमने किसी को क्या, हम अक्सर ग्राहकों को, मतलब जो दुकान चलाते हैं वो अक्सर अपने ग्राहकों से पैसा वसूल करने के अलग अलग तरीके आजमाते हैं। जैसे वो बोलेंगे भाई अगर जल्दी पैसा चुका देगा ना तो तेरे को इतना डिस्काउंट मिलेगा, अगर ये कर देगा ना तो तुझे इतना डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे ऐसे तरीके आजमाते हैं। तो हमने अपने ग्राहकों को लालच दिया कि देख भाई ग्राहक, अगर तू 10 दिन के अंदर पैसे देता है तो हम तुझे डिस्काउंट देंगे। अगर हमें डिस्काउंट देना पड़ा, मान लो कि वो ग्राहक सही में ऐसा निकल गया और उसने 10 दिन के अंदर पैसे ला के दे दिए, अगर हमें डिस्काउंट देना पड़ा यानी कि हमें अगर बट्टा देना पड़ा तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। बात समझ में आया? तो इसी वजह से हम उसको क्या मान लेते हैं, अभी से हम उसको मान लेते हैं बट्टा अनामत। ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसे वो दे ही, लेकिन हम मान लेते हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कभी कभार स्कूल्स में, कभी कभार ट्यूशंस में, स्कूल्स में तो नहीं होता है, ट्यूशंस में अक्सर होता है, बोला जाता है बच्चों को कि बच्चों अगर एक साथ फीस भरोगे, जैसे मान लो 10,000 रुपए फीस है तो एक साथ भरोगे तो 9,000 रुपए ही देना पड़ेगा। अब ये 9,000 बोलने का मतलब क्या है, मतलब 1,000 पे वो बट्टा दे रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने दिया नहीं है। फिर भी जो टीचर होता है, जो ट्यूशन का मालिक होता है, वो अपने मन में ये संतोष रखता है, ऐसे कहते हैं ना कि सोचता है पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और वो सोचता है कि हो सकता है कि अगर 20 स्टूडेंट है तो 5 स्टूडेंट्स पैसे दे ही दें, तो 5,000 का ही तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, ऐसा वो सोच लेता है। ठीक है, तो ये जो सोचता है, ठीक है, जो अंदाजा लगाता है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूं सिर्फ अंदाजा लगाता है ताकि तुम्हें वर्ड पकड़ सको। तो अंदाजा लगा रहा है लेकिन फिर भी तो ये कम हो गया ना। तो जैसे मान लो कि 5,000 रुपए हमें यहाँ पे बट्टा हमें देना पड़ सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सच में मिलने की जो उम्मीद थी वो सच में अब मिलने की उम्मीद सिर्फ 75,000 रुपए, क्योंकि 5,000 हमने क्या मान लिया, बट्टा अनामत मान लिया। बात समझ में आया ये पॉइंट? तो ये जो पॉइंट है ये हमेशा तुम्हें ऐसे ही याद रखना कि सबसे पहले डूबत ऋण घटाओगे, तो यहाँ पे देखो याद रखना कि सबसे पहले डूबत ऋण घटाओगे, फिर डूबत ऋण अनामत घटाओगे, फिर अगर कोई बट्टा होगा तो बट्टा घटाओगे, फिर बट्टा अनामत घटाओगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आई मीन फर्क मतलब कि मैंने बट्टा भले लिखा नहीं है तो ऐसा मत सोचना कि बट्टा बाद में आएगा। ओके, तो ये याद रखना कि पहले बट्टा घटाओगे, जैसे इसमें पहले डूबत ऋण घटाया उसी तरह से इसमें पहले बट्टा घटाओगे, फिर इसमें डूबत ऋण अनामत घटाया तो इसमें बट्टा अनामत घटाओगे। अब इसका फॉर्मेट कैसा था, देखो ये तो पहला एंट्री हो गया, ये भी पहला एंट्री कौन सा, जमा वाला ही है, क्योंकि हमने क्या किया है, देनदार में से माइनस किया है, यानी कि हमने संपत्ति में से घटाया है, उल्टा किया, मतलब ये जमा वाला असर हो गया। अब इसकी जो दूसरी असर होती है वो भी हमारी कहाँ होगी, लाभ हानि के उधार में ही होगी, ये याद रखना है।
अब इसका जो फॉर्मेट होता है, इसका भी फॉर्मेट सेम टू सेम होता है, मतलब 2 बार बट्टा अनामत, ऐसे याद रखो, 2 बार बट्टा अनामत, ऐसे, ठीक है। पहला वाला पुराना, आखिरी वाला पुराना, बीच के दोनों नए, ठीक है। सेम टू सेम फॉर्मेट है, इसीलिए मैंने देखो फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं किया है, ताकि कोई भी तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद तुम्हें बस क्या करना है, दोनों जो रकम दिया होगा वो रकम तुम्हें लिखना है, याद रखना है पहले के 3 प्लस करने हैं, टोटल करके यहां लिखोगे, ये आखिरी वाला तुम्हें क्या करना है, माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो रकम आएगी वो तुम्हें आउटर कॉलम के रकम में लिखना है, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि तुम्हें एकदम ही क्लियर हो जाए। तो पहले एक बार बता दो कि फॉर्मेट में किसी को कोई तकलीफ है? नो सर। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बार हम लोग एक बड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, बड़ा सा मतलब पूरा टॉपिक कवर हो जाए ऐसा। तो किधर है, हाँ ये वाला, ठीक है। बाकी इसके पहले के जितने एग्जांपल्स हैं तुम लोग खुद कर लेना, ठीक है। मैं सीधा उदाहरण नंबर 15 बता रहा हूँ, उदाहरण 15 से पहले जो भी एग्जांपल्स हैं तुम लोग एक बार खुद कर लेना, ओके। अब इस एग्जांपल को ध्यान से समझना, अगर ये क्लियर हो गया तो तुम्हारा 12वीं में बल्ले बल्ले है, क्योंकि अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि वो बेसिक ढंग से नहीं करते, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो। तो थोड़ा ध्यान से देख रहे हो। सबसे पहले क्या लिखा, सवाल पढ़ते हैं। तो सवाल में लिखा है कि मीना की तारीख 31/3/15 की सकल तलपट में निम्नलिखित शेष लिए गए हैं। देखो यहाँ पे नाम लिखा है सकल तलपट, इसका मतलब ये है कि ये जो हमें शेष दिया है, ये सारा शेष किसका दिया हुआ है, हमें शेष दिया हुआ है सकल तलपट का। याद है मैंने अभी कहा था कि सकल तलपट यानी कि कच्ची तलपट, ठीक है। तो जो कच्ची तलपट है वही हमारा क्या हो जाएगा, पुराना। तो याद रखना कच्ची तलपट इज इक्वल टू सकल तलपट, ठीक है, और सकल तलपट इज इक्वल टू हमारा पुराना, ओके। तो ये थोड़ा सा याद रखे रहना। अब उसके बाद नीचे है समायोजन। समायोजन का मतलब मैंने क्या बोला, ये हमारा है नया। अब समायोजन में देखो क्या लिखा है, समायोजन में लिखा है कि देनदारों में से 6000 डूबत ऋण घटाओ, अपलिखित करो, ठीक है। क्या लिखा है, डूबत ऋण अपलिखित करो। दूसरा लिखा है देनदारों पर 5% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करो। दूसरा पॉइंट लिखा है कि देनदारों पर तुम्हें 5% का क्या करना है, डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करना है। और तीसरा लिखा है 1% की दर से बट्टा अनामत करो। क्या बोला है, तीसरा बोला 1% की दर से बट्टा अनामत। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, मुझे बताओ, सबसे पहले क्या करोगे। तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग को ये याद है कि सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, लेकिन याद रखना पहले हम हमेशा आर्थिक चिट्ठा सॉल्व करेंगे, बाद में लाभ हानि पर ही आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम आर्थिक चिट्ठा देखते हैं। सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमें लिखना होता है डूबत ऋण, अरे सॉरी, सबसे पहले हमें लिखना होता है देनदार। तो हमारा देनदार कितना है, हमारा देनदार है 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है देनदार और लिखा हुआ है यहाँ पे 2 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ पे जो पहला समायोजन है वो है कि देनदारों में से 6000 डूबत ऋण अपलिखित किया। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है डूबत ऋण और ब्रैकेट में लिखा है समायोजन। ये इसलिए लिख दिया ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये कहाँ से आ गया। तो ये याद रखना, डूबत ऋण समायोजन का मतलब हम किसकी बात करें, नया की बात करें। और देखो यहाँ पे समझाने के लिए तुम्हारी किताब में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है जमा असर, और मैंने इसको पूरे एक में ही बता दिया कि हम जब भी कोई चीज अगर घटाते हैं मतलब उल्टा करते हैं, ठीक है, उल्टा करने का मतलब हो गया हम उसको क्या कर दे रहे हैं, जमा कर दे रहे हैं। मतलब अगर कोई चीज उधार है उसको घटा रहे हो मतलब उल्टा कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, तुम जमा कर रहे हो। और संपत्ति का शेष हमेशा क्या होता है, उधार होता है, ठीक है। तो मैंने इसको शॉर्ट में ही बता दिया, तो इसमें देखो अलग अलग करके लिखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले हम हमेशा क्या माइनस करेंगे, डूबत ऋण। देखो यहाँ पे जो माइनस किया है। दूसरा मैंने क्या बोला था, डूबत ऋण अनामत। तो सवाल में देखो क्या डूबत ऋण अनामत का समायोजन दिया है, तो हाँ लिखा है कि 5% डूबत ऋण अनामत। अब ये 5% कैसे घटाओगे वो समझना जरूरी है। तो सवाल में यहाँ चलो और देखो 2 लाख में से कितने, 2 लाख में से सबसे पहले 6000 क्या किया, माइनस किया, तो बचेगा 1,94,000। कितना बचेगा, 1,94,000। उसके बाद तुम्हें माइनस करना है डूबत ऋण अनामत का, जो हमें सवाल में लिखा है 5%। तो याद रखना ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया करो 5%। तो 1,94,000 का 5% ऐसे कैलसी में कर लेना, ऐसे लिखोगे 1,94,000, फिर गुड़े वाला बटन दबाना 5 और ये परसेंटेज, तो ये तुम्हें आ जाएगा 9,700 रुपए। यानी कि तुम्हारा जो डूबत ऋण अनामत आएगा वो कितना आएगा, 9,700 रुपए।
अब क्या करोगे, 1,94,000 में से 9,700 रुपए क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो घटाओगे तो ये बचेगा 1,84,300 रुपए। हमारा ये काम पूरा हो गया। फिर चलते हैं सवाल में ऊपर पढ़ते हैं, क्या हमें कोई और समायोजन दिया है? हाँ, एक और लिखा है कि देनदारों पर से 1%। ध्यान देना, एक और समायोजन है कि देनदारों पर से 1% की दर से बट्टा अनामत। और मैंने क्या कहा था, बट्टा अनामत हम सबसे लास्ट में घटाएंगे। तो देखो, सबसे पहले इसने क्या घटाया है, डूबत ऋण, फिर घटाया है डूबत ऋण अनामत, और फिर हम घटाएंगे बट्टा अनामत। तो ये क्रम है, इसको याद रखना। तो अब हमें कितना घटाना, 1%। तो इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं 1%। तो 1,84,300 में से 1% घटाओगे तो आएगा 1,843 रुपए। अब इसको घटाओगे तो बचेगा 1,42,457 रुपए। ये आ गया तुम्हारा असली में देनदार जो अब बचे हैं। तो मुझे बता, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन? देखो, बहुत सही डाउट पूछ लिया, अच्छी बात है कि अभी पूछ लेते हो तुम लोग। डाउट ये था कि सर अगर मान लो पहले बट्टा अनामत सवाल में दे दिया हो तो भी याद रखना कि पहला जो क्रम है वो हमेशा डूबत ऋण का ही रहेगा, दूसरा क्रम डूबत ऋण अनामत का रहेगा, और तीसरा बट्टा अनामत का रहेगा। भले सवाल में बट्टा अनामत पहले दिया हो, डूबत ऋण अनामत 10वें पॉइंट में दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो क्रम है वही क्रम हमें फॉलो करना है, ठीक है। अब इसकी जो दूसरी एंट्री वो हमें करनी है। ये तो सारी जमा वाली हो चुकी है। अब दूसरी जो एंट्री है वो होगी लाभानी खाते के उधार में। कहाँ होगी, लाभानी खाते के उधार में। तो मैंने क्या कहा कि लाभानी खाते के उधार में जाने से पहले तुम क्या करोगे, पूरा फॉर्मेट बना लो। तो पूरा फॉर्मेट कैसे बनेगा, जो मैंने बोला उसी को याद रखना। मैंने कहा 2 बार डूबत ऋण, देखो एक डूबत ऋण, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, एक डूबत ऋण, ये 2 डूबत ऋण, पहले ये लिख लो। फिर उसके बाद 1 बार अनामत और 2 बार अनामत। देखो यानी टोटल कितने हो गए, देखो 4 हो गया है कि नहीं। तो यही तुम्हें याद रखना है। तुम्हें याद रखना है कि 2 बार तुम्हें क्या लिखना है, डूबत ऋण, डूबत ऋण 2 बार लिखना है तुम्हें, डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत। और मैंने क्या कहा था कि जो पहला है वो है तुम्हारा पुराना, जो आखिरी है वो है तुम्हारा पुराना, यानी कि सकल तलपट। तो देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है पुराना यानी कि सकल तलपट, और यहाँ पे भी लिखा है। और बीच के दो जो नए हैं, वो मतलब जो बीच के हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, नया। तो ये बीच के में लिख देना नया, यानी कि तुम उसको लिख सकते हो समायोजन। अब हमें लिखना होता है रकम। तो रकम कैसे लिखेंगे, तो सवाल में जब चलते हो तो यहाँ पे देखो तुम्हें लिखा हुआ है डूबत ऋण अनामत 5,000 रुपए। क्या लिखा है, डूबत ऋण अनामत। अब ये कौन सा है, सकल तलपट का है। सकल तलपट का मतलब पुराना। तो ये रहा देखो डूबत ऋण अनामत सकल तलपट। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है 5,000। उसके बाद उसी के नीचे अगला है बट्टा। तो बट्टा का तो अभी मैं बता नहीं रहा, तो उसको इग्नोर करो। अगला है डूबत ऋण। तो डूबत ऋण का कितना है, 10,000। तो यहाँ पे देखो ये भी पुराना है क्योंकि सकल तलपट का है। तो पुराने में यहाँ पे देखो सकल तलपट का लिख दिया है 10,000 रुपए। तो इस तरह से पहले इन दोनों की एंट्री हो जाएगी। फिर अगला काम होगा हमारा समायोजन वाला आना। तो समायोजन वाला यहीं से देख लो, एक है 6,000 और एक है 9,700 रुपए। तो फटाफट कॉपी कर दो 6,000 और 9,700 रुपए। फिर मैंने क्या कहा था कि शुरू के 3 यानी 1 2 3 इनको क्या करोगे, प्लस करोगे। तो प्लस करोगे तो आएगा ये 25,700 रुपए। उसमें से तुम्हें 5,000 माइनस कर देना है, तो ये बचेगा 20,700 रुपए। और इस तरह से तुम्हारा डूबत ऋण अनामत की एंट्री हो जाती है। तो मुझे बताओ अब इसमें किसी कोई कंफ्यूजन? सवाल में भी ऐसे ही दिया रहेगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सकल तलपट अच्छे से दिया रहेगा, बस तुम्हें फॉर्मेट याद रखना है। फिर मैंने कहा था कि बट्टा अनामत का, तो बट्टा अनामत का भी फॉर्मेट देखो सेम ही होता है। सबसे पहले 2 बार बट्टा लिख लो, फिर 2 बार तुम क्या लिख लो, अनामत। अनामत इसमें नहीं लिखा है, तुम लिख लेना। तुम जब भी करोगे तुम ऐसे ही फॉर्मेट बनाओगे, भले वो नहीं दिया तो डैश कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ये दिया बट्टा जो है ये पुराना वाला है। तो पुराना वाला किताब में देखो, पूरा हमें सकल तलपट में देखो, तो ये रहा देखो 600 रुपए दिया है। तो ये देखो यहाँ पे ये 600 रुपए कॉपी किया। उसके बाद ये लिखा है बट्टा अनामत समायोजन। समायोजन मतलब जो सवाल में था 1,843 रुपए। उसके बाद इन तीनों का टोटल करना, यानी कि पुराना बट्टा, नया बट्टा और नया समायोजन, तीनों का टोटल करोगे तो 2,443 रुपए। एक रकम डैश हो जाएगी क्योंकि वो हमें दिया नहीं है। तो याद रखना कि जब तुम फॉर्मेट बनाओगे तो तुम फॉर्मेट पूरा ही लिखना। शुरुआत के दिनों में कभी भी फॉर्मेट में कंजूसी नहीं करना। उसके बाद बट्टा अनामत, और बट्टा अनामत को घटा दोगे तो आएगा 2,043 रुपए। तो इस तरह से तुम्हारा जो है डूबत ऋण का और बट्टा का जो कंसेप्ट है वो पूरा खत्म हुआ। अब उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। अब तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि जितने भी बट्टा वाले एग्जाम्पल दिए हैं और ये डूबत ऋण वाले एग्जाम्पल दिए हैं, सारे एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना, यानी उदाहरण 15 तक, इसके पहले से लेकर उदाहरण 15 तक सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो।